नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित तिवारी। तो अमेरिका ईरान के बीच टेंशन अभी कम भी नहीं हुई है कि अब सऊदी अरब और ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के बीच 4 साल पुराना संघर्ष फिर भड़क उठा है। सना एयरपोर्ट पर हमलों के बाद हुतियों ने अवा एयरपोर्ट को निशाना बनाकर सीज फायर की बची खुची उम्मीदों को भी तोड़ दिया है। लाल सागर से लेकर बाब अल मंडेब तक बढ़ता तनाव सिर्फ रीजनल सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी बड़ा खतरा बनता जा रहा है। आखिर क्यों पश्चिम एशिया बार बार युद्ध की आग में झुलस रहा है और इसका दुनिया पर कितना गहरा असर पड़ेगा, देखिए हमारी एक खास पेशकश, जंग का एक और मोर्चा। जंग का एक और मोर्चा। पश्चिम एशिया में जंग की आग अब एक और मोर्चे की तरफ फैलती दिखाई दे रही है। सऊदी अरब और ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के बीच हालिया टकराव ने करीब 4 साल से कायम नाजुक युद्ध विराम को झकझोर दिया है। हालिया घटनाक्रम ने इस संघर्ष के फिर से भड़कने की आशंका बढ़ा दी है। अगर सऊदी अरब और हूतियों के बीच सैन्य भिड़ंत और तेज होती है तो पहले से अमेरिका ईरान तनाव की चपेट में आए पूरे पश्चिम एशिया में बड़े लेवल पर रीजनल युद्ध के खतरे को बढ़ा दिया है। क्यों गहरा रहा विवाद? पिछले दिनों ईरान का एक विमान हूती प्रतिनिधि मंडल को लेकर यमन की राजधानी सना पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई से जुड़े अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था। रिपोर्टों के मुताबिक करीब 1 दशक बाद ये पहला मौका था जब ईरान का कोई विमान सना एयरपोर्ट पर उतरा। हूती विद्रोहियों का दावा है कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने उस विमान को सना में उतरने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वे ऐसा करने में सफल नहीं हो सके। इसी घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव और बढ़ गया। देखिए, ये बोलते हैं ना कि पागल लोगों के हाथ में, बंदरों के हाथ में उस तरह दे दो तो नुकसान ही नुकसान होगा। ठीक है, अब यहाँ इतनी ताकत अमेरिका के हाथ में दे दी है और उनका सरगना अगर एक इंसान हो जिसकी दिमागी हालात के ऊपर सवालिया निशान है, फिर तो दुनिया का नुकसान होगा ही। आप ईरान को ज्यादा तंग करेंगे, छेड़ेंगे, उसका अगला मूव क्या होगा? हouthis को बोलो कि रेड सी भी बंद कर दो। 22% रोक दिया हॉर्मुज से, 15% रोक दो ये रेड सी से, बाब अल मंदेब स्ट्रेट से, और कर दो दुनिया की तबाही पूर्ण रूप से स्वाहा। कर लो जो करना है। और ये भी लगे हैं कि साहब मैं करा कर ही छोड़ूंगा। क्या हासिल होगा आपको? दुनिया की इकोनॉमी तबाह करके आपको क्या श्रेय मिलेगा? आपकी खुद की इकोनॉमी भी मार खाएगी। सऊदी समर्थित यमन सरकार का आरोप है कि इस विमान के जरिए हूती विद्रोहियों तक सैन्य उपकरण और ईरान के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचाए जा रहे थे। इसी आशंका के बीच सऊदी समर्थित बलों ने विमान को उतरने से रोकने के लिए सना एयरपोर्ट के रनवे को ही निशाना बना दिया। हमले के बाद रनवे इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया कि ईरानी विमान वहां उतर नहीं सका और उसे दूसरे एयरपोर्ट की ओर रुख करना पड़ा। इस घटना ने सऊदी अरब और ईरान समर्थित हूतियों के बीच तनाव को और भड़का दिया। इसके लिए हूतियों ने सीधे सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया। जवाब में हूतियों ने सऊदी अरब पर मिसाइल हमलों की धमकी दी और बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद करने की धमकी भी दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी ने लाल सागर और बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में हूती हमलों की निगरानी रिपोर्टिंग को बढ़ा दिया है, जबकि अमेरिका और कई अरब देशों ने सऊदी अरब के खिलाफ हुए इन हमलों की कड़ी निंदा की है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सिंपल मैथमेटिक्स, लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को समझ आ गया है, समझ आ भी गया था, तभी उन्होंने एमओयू साइन कर दिया। जहां एमओयू साइन कर दिया
तो जो मागा के जो पागल लोग हैं वहां पे कुछ जो मैड एक उसके अंदर एक मैड तबका भी है, फ्रिंज, लूनेटिक फ्रिंज, उसने बोला सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन कर दी, लड़े जाओ, लड़े जाओ, है काबिलियत, अंदेशा अंजाम देख लिया लड़ाई फॉरवर्ड करने का। गल्फ ऑफ हॉर्मुज तो बंद है, बाबल मंदेब स्ट्रेट भी बंद करा के आप साबित क्या करना चाहते हो कि रही सही दुनिया की इकोनॉमी में अगर कुछ स्कोप था बचने का, वो भी हम खत्म कर रहे हैं कि दुनिया की इकोनॉमी को तबाह करके डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने आप को चंगेज खान बोलेंगे या क्या, वो खुद पे चोट पहुंचा रहे। यूरोप की इकोनॉमी की तबाही, एशिया की इकोनॉमी की तबाही, भारत की इकोनॉमी की तबाही करके तुम्हें मिलेगा क्या? हूती के निशाने पर सऊदी। यमन के हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच फिर सैन्य टकराव शुरू हो गया है। सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कथित सऊदी हवाई हमलों के बाद हूतियों ने अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे अहम सऊदी बुनियादी ढांचों को निशाना बनाकर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। हूतियों के निशाने पर सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं, बल्कि अब सऊदी अरब का रणनीतिक और पर्यटन क्षेत्र भी आ गया है। अबहा सऊदी अरब का एक अहम पहाड़ी शहर है, जहां गर्मियों में हजारों लोग राहत पाने के लिए पहुंचते हैं। अब टेंशन के केंद्र में है। हूती विद्रोहियों ने साफ चेतावनी दे दी है कि जब तक सना एयरपोर्ट की घेराबंदी खत्म नहीं की जाती, तब तक कोई भी एयरलाइन सऊदी हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने का जोखिम न उठाए। मार्च 2022 के बाद पहली बार हूतियों ने सऊदी अरब पर इस तरह के हमले की जिम्मेदारी ली है। इसके साथ ही करीब 4 साल से कायम युद्ध विराम भी टूटता नजर आ रहा है। यानी जिस सीज फायर ने लंबे समय तक इस मोर्चे को शांत रखा था, वो अब इतिहास बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अमेरिका ईरान तनाव के बीच सऊदी हूती संघर्ष का फिर भड़कना पूरे पश्चिम एशिया को एक और बड़े क्षेत्रीय युद्ध की ओर धकेल सकता है। पर्दे के पीछे की कूटनीति। सऊदी अरब और हूतियों के बीच टकराव के पीछे अमेरिका की बड़ी कूटनीतिक चाल है। रिपोर्टों के मुताबिक सऊदी अरब ने हूतियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से पहले अमेरिका से राजनीतिक और रणनीतिक समर्थन हासिल किया। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस अभियान को लेकर पहले ही अमेरिका से रजामंदी ले ली थी। देखिए, अगर ट्रंप और इजराइल आयतुल्लाह खमैनी को असैसिनेट कर सकते हैं, 48 टॉप कमांडरों को असैसिनेट कर सकते हैं और मार उस पे भंगड़ा कर रहे हैं कि हमने मार दिया, मार दिया, मार दिया। मतलब वो ये भी नहीं कह रहे कि हमने कोई क्लैंडेस्टाइन किया है, शरेआम कह रहे हैं हमने मारा और मारेंगे, मुश्तबा को भी मारेंगे। ठीक है, तो कल अगर दूसरे आपके बर खिलाफ यही करें, उनकी टेक्निक अलग होगी, वो टेररिस्ट के थ्रू वो करेंगे। ठीक है, लोकल या कहीं और के टेररिस्ट लगा लोगों के करने की कोशिश करेंगे। इतना आसान तो नहीं है, मैं साफ कह दूं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स दो महासागरों के बीच है। मतलब उसकी जो जैसे कहते हैं ना किले की मोट होती थी, ये तो किला है, अलग से वहां है, वहां पे जाके किसी का मारना कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को बड़ी सिंपैथी मिलती है। जब उनपे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था और उस वक्त वो डरे नहीं थे। साफ कहना पड़ेगा कि वो मतलब हैरत में पकड़े गए, तो उनको भी समझ नहीं आया क्या, तो थोड़ी बहादुरी दिखा दी। जो जब उनको वियतनाम जाना था लड़ने के लिए, तब वो वहां से चिकन आउट हो गए थे। 9 जुलाई को वॉशिंगटन में सऊदी राजदूत ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। इसके बाद रूबियो ने सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान से फोन पर बात की। ट्रंप और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच भी इस मुद्दे पर बातचीत हुई। इसी बातचीत के बाद हूतियों के खिलाफ कार्रवाई को अमेरिकी समर्थन मिला। अमेरिका के दावे के मुताबिक सना लौट रहा विमान महान एयर का था, जिसे वॉशिंगटन लंबे वक्त से ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से जुड़ा मानता है।
2011 में अमेरिका ने इस एयरलाइन पर प्रतिबंध लगाया था। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि इस विमान में हूती विद्रोहियों के लिए हथियार, मिसाइलों के पुर्जे और सैन्य एक्सपर्ट मौजूद थे। हालांकि इन आरोपों पर ईरान की तरफ से अलग रुख सामने आया है, लिहाजा अब ये संघर्ष सिर्फ सऊदी अरब और हूथियों के बीच नहीं रह गया है, इसके पीछे अमेरिका और ईरान की रणनीतिक टक्कर भी है। यही वजह है कि पश्चिम एशिया में जंग का दायरा बढ़ने और पूरे क्षेत्र में बड़े टकराव की आशंका लगातार गहराती जा रही है। फंस गया पाकिस्तान। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव के बीच क्षेत्रीय समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। कई मुस्लिम देश अपने अपने हितों के हिसाब से नई रणनीति बना रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की कूटनीतिक चुनौती भी बढ़ती नजर आ रही है। पश्चिम एशिया में जंग का एक नया मोर्चा खुलता जा रहा है और इसकी चपेट में पाकिस्तान आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीन सिग्नल देकर हड़कंप मचा दिया है। अरे 5 बार इन्होंने टूर ऑफ ड्यूटी वियतनाम में डॉज करी है। और अपना जब लड़ने का टाइम था, जब जवान थे, तब तो लड़े अड़े नहीं, तब तो भागे लड़ाई से दूर। बेशर्मी थे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, ये ठीक नासाज है, ये वो है। अब दुनिया को धकेल रहे हैं मरने के लिए। क्या हक क्या है आपको? पागलपने में आपकी तो हद बढ़ गई है। इजराइल की लॉबी सटिया गई है कि भी दुनिया की तबाही हो जाए, इकोनॉमिक सर्वनाश हो जाए, कोई बात नहीं। वो सना को फिर ईरान भी तो अपनी जान के लिए लड़ रहा है साहब, वजूद के लिए लड़ रहा है। वो भी जो नुकसान कर सकता है वो करेगा, और उसको तो अच्छी चीज उसके पास है, गल्फ ऑफ हॉर्मुज। तुतड़ी पकड़ ली है उसने पूरी दुनिया की, और आपकी वजह से। उसके पहले तो नहीं कर रहा था, ये आपने मजबूर किया ना। करता क्या ना मरता, वो भी जान के लिए लड़ रहा। यमन के हूती विद्रोहियों के बीच सालों से ठंडा पड़े टकराव को नया रंग देते हुए ट्रंप ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को हूतियों के खिलाफ कार्रवाई की खुली छूट देकर इसे पूरी तरह से भड़का दिया है। ट्रंप के तरफ से मिले सिग्नल के बाद सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भीषण बमबारी की गई है। सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच बढ़ता टकराव पाकिस्तान की कूटनीतिक और रणनीतिक टेंशन को बढ़ाने वाला है। मौजूदा वक्त में 8000 के करीब पाकिस्तानी सैनिक, 16 लड़ाकू विमान और चीनी एयर डिफेंस सिस्टम पहले से ही सऊदी अरब में तैनात है। ऐसे में अगर हूतियों के साथ टेंशन बढ़ता है तो उस हालात में पाकिस्तान के लिए इस युद्ध में हिस्सा लेने का भारी दबाव होगा। दरअसल अगर ये सैन्य टकराव में बदलता है तो उस हालत में पाकिस्तान पर सऊदी अरब के साथ अपने सुरक्षा और रणनीतिक रिश्तों के चलते दबाव बढ़ सकता है। पाकिस्तान फिलहाल अपनी सीमाओं पर सुरक्षा चुनौतियों और आंतरिक हालात से भी जूझ रहा है। दुनिया पर क्या असर? सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच अगर ये जंग और भड़कती है तो इसकी आग सिर्फ यमन या सऊदी अरब तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। सबसे बड़ा खतरा लाल सागर और बाब अल मंदेब स्ट्रेट पर मंडरा रहा है, जो दुनिया के सबसे अहम समुद्री ट्रांजिट रूट में से एक है। इजराइल हमास युद्ध के दौरान हूती विद्रोही कई बार इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना चुके हैं। ऐसे में अगर सऊदी अरब के साथ संघर्ष तेज होता है तो इसका सीधा असर ग्लोबल ट्रेड पर पड़ेगा। सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों का ये संघर्ष केवल दो पक्षों की लड़ाई नहीं, बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहे प्रॉक्सी संघर्ष का हिस्सा है। ऐसे में अगर अमेरिका ईरान पर दबाव बढ़ाता है और सऊदी अरब को अपना सैन्य समर्थन जारी रखता है तो पश्चिम एशिया में रीजनल टेंशन और गहरा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। एक तरफ जहां पश्चिम एशिया में फिर से जंग शुरू हो चुकी है, ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर दनादन मिसाइलें, बम और ड्रोन से हमला कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की की राजधानी अंकारा में चले नाटो समिट के खत्म होने के बाद तुर्की ने ट्रंप, मैक्रो समेत नाटो देशों के तमाम नेताओं को ऐसा गिफ्ट भेंट किया है जिसने इन सभी के होश उड़ा दिए हैं। यह तोहफा था
गुमसाए 357 मैग्नम रिवॉल्वर। देसी भाषा में अगर हम बात कहें तो सिक्सर यानी 6 गोलियों वाली रिवॉल्वर। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसा तोहफा है और तुर्की ने नाटो नेताओं को ये रिवॉल्वर भेंट क्यों की। आखिर क्या है इस रिवॉल्वर की खासियत और क्या नाटो लीडर्स इस रिवॉल्वर को अपने साथ ले गए, इसी पर देखिए हमारी खास पेशकश गन डिप्लोमेसी। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आमतौर पर मेहमानों को स्मृति चिन्ह या कलाकृतियां भेंट की जाती हैं। दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से जब मिलते हैं तो तोहफे के तौर पर अपने यहाँ की मशहूर वस्तुएं, कीमती धातुओं, पारंपरिक कपड़े उपहार में देते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार दूसरे देशों के अपने समकक्षों को गीता भेंट करते नजर आए, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने राजधानी अंकारा में आयोजित 36वें नाटो समिट में आए मेहमान देशों के राष्ट्राध्यक्षों को कुछ ऐसा गिफ्ट कर दिया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल नाटो समिट खत्म होने के बाद जब नाटो देश के सदस्य जब तुर्की से लौट रहे थे, तभी राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने सभी 32 नेताओं को गुमुसाए 357 मैग्नम रिवॉल्वर दी। इसके साथ ही तोहफे में जिंदा कारतूसों का एक पूरा डिब्बा भी दिया गया। देसी भाषा में कहें तो ये एक सिक्सर है, यानी 6 गोली वाली रिवॉल्वर। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज नेताओं को भी यही तोहफा मिला। हर रिवॉल्वर को एक काले रंग के अस्तर वाले लकड़ी के डिस्प्ले बॉक्स में रखा गया था, जिस पर तुर्की का झंडा और नाटो का लोगो बना था। साथ ही तुर्की और अंग्रेजी भाषा में एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था कि ये गुमुसाए हमारे देश में बनी पहली रिवॉल्वर टाइप हैंडगन है। इस अनोखे उपहार की जानकारी तब सामने आई जब लिथुआनिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी की। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से ही इस कूटनीतिक भेंट की हर तरफ चर्चा हो रही है। इस खास रिवॉल्वर को तुर्की की सरकारी हथियार बनाने वाली कंपनी MK ने तैयार किया था। कंपनी ने 1960 के दशक में बहुत ही सीमित संख्या में इन रिवॉल्वरों का निर्माण किया था। इस उपहार को और भी खास बनाने के लिए हर रिवॉल्वर पर संबंधित नेता का नाम भी और इन हथियारों को निर्यात नियंत्रण से छूट देने वाला एक विशेष नोट भी था। ये रिवॉल्वर अब मार्केट में उपलब्ध नहीं है। तुर्की के हथियार इंडस्ट्री का अब हाईटेक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और अन्य हथियारों पर फोकस कर चुकी है, इसलिए गुमुसाए अब एक दुर्लभ कलेक्टर आइटम मानी जाती है। ये 6 गोलियों वाली डबल एक्शन रिवॉल्वर है जो अपनी मजबूत स्टील बॉडी और पारंपरिक डिजाइन के लिए जानी जाती है। इस रिवॉल्वर का इस्तेमाल खेल, शूटिंग, प्रशिक्षण, तुर्की में मुख्य रूप से सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौलें बनती हैं। गुमुसाए बनाने वाली MK आज तुर्की की सबसे बड़ी सरकारी रक्षा कंपनी है, लेकिन इसकी कहानी आधुनिक तुर्की से भी पुरानी है। इसकी जड़ें 15वीं सदी में उस दौर तक जाती हैं जब ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान मेहमद द्वितीय ने तोप ढालने की फाउंड्री स्थापित कराई थी। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 1950 में MK का गठन हुआ। आज यही कंपनी तुर्की की सेना के लिए असॉल्ट राइफल, स्नाइपर राइफल, मोर्टार, होवित्जर, नौसैनिक तोपें, गोला बारूद, एयर डिफेंस सिस्टम और यहां तक कि ड्रोन भी बनाती हैं। कंपनी 40 से ज्यादा देशों को रक्षा उपकरण निर्यात करती है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट स्टडीज का प्रमुख स्मॉल आर्म्स सर्वे के मुताबिक 2019 से 2024 के बीच तुर्की दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्मॉल आर्म्स एक्सपोर्टर रहा। इस दौरान उसने करीब $3 अरब के हथियार निर्यात किए। तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य के समय से ही विदेशी मेहमानों और सैन्य अधिकारियों को सजावटी तलवार, खंजर या पिस्टल भेंट करने की परंपरा रही है और इसका मुख्य उद्देश्य मेहमान के प्रति सम्मान प्रकट करना और अपनी सैन्य विरासत का प्रदर्शन करना होता है। मौजूदा समय में तुर्की रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा है। वो आज के समय में बायरकटार और TAE/TF कान जैसे एडवांस लड़ाकू ड्रोन, टाइफून जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें
अल्ताई जैसे युद्धक टैंक और टीसीजी अन्नावोलु जैसे युद्धपोतों का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा कंपनी एमपीटी असॉल्ट राइफल KN-12 स्नाइपर राइफल, बॉर्न 105 मिमी हॉवित्जर, नौसैनिक तोपें और अलग अलग तरह के गोला बारूद बनाती है। और तो और तुर्की छोटे हथियारों जैसे पिस्टल और रिवॉल्वर बनाने में भी दुनिया के अग्रणी देशों में गिना जाता है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन ने नाटो देश के सदस्यों को भले पुरानी रिवॉल्वर दी हो, लेकिन उसका मकसद तुर्की के पूरे डिफेंस इंडस्ट्री की क्षमता दिखाना था और ये बताना था कि तुर्की अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े हथियार निर्यातकों में शामिल हो चुका है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि राष्ट्रपति एर्दोगन नाटो समिट में आए मेहमानों को ये उपहार देकर अपने डिफेंस इंडस्ट्री की क्षमता दिखाया और ये कदम छोटे हथियारों के व्यापार की संभावनाएं तलाशने का एक जरिया भी हो सकता है। यदि कोई भी राष्ट्राध्यक्ष इन हथियारों की गुणवत्ता से प्रभावित होता है तो ये तुर्की की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो एक तरफ पश्चिम एशिया में मिसाइलें और ड्रोन युद्ध की नई तस्वीरें दुनिया को डरा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नाटो समिट से जुड़ी एक रिवॉल्वर ने वैश्विक कूटनीति की अलग ही बहस छेड़ दी है। आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नेताओं को कलाकृतियां, स्मृति चिन्ह या सांस्कृतिक विरासत से जुड़े उपहार दिए जाते हैं, लेकिन तुर्की ने इस बार एक ऐसा तोहफा चुना जिसने सुरक्षा एजेंसियों, कस्टम अधिकारियों और कानूनी विशेषज्ञों तक को अलर्ट कर दिया। यही वजह है कि अंकारा से मिली इस रिवॉल्वर की गूंज नाटो समिट खत्म होने के बाद भी दुनिया भर में सुनाई दे रही है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कितने देशों के राष्ट्रीय संग्रहालयों, सरकारी अभिलेखागारों और राजकीय प्रदर्शनी कक्षों में यह रिवॉल्वर जगह बनाती है और कितने नेता इसे अपने आधिकारिक उपहारों के संग्रह का हिस्सा बनाते हैं। फिलहाल इतना तय है कि इस बार नाटो समिट की सबसे ज्यादा चर्चा किसी रक्षा समझौते, संयुक्त बयान या राजनीतिक विवाद की नहीं, बल्कि एक ऐसी रिवॉल्वर की हुई जिसने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कभी कभी एक छोटा सा उपहार भी बड़े बड़े राजनीतिक संदेश दे जाता है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस पर।